हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं ध्यान से पढ़िए। और पढ़ते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक, तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है जयन ने 2400% प्रतिवर्ष की दर से ₹y का निवेश किया और 3 वर्षों के बाद उसे कुल जो है ₹2844 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि जयंत ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से y प्लस ₹750 का निवेश किया होता तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्षों बाद जयंत को कितना ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, एक साल में 24% वार्षिक ब्याज दर पर वो क्या करते हैं, वाई रुपए इन्वेस्ट करता है। कितने साल के लिए? 3 साल के उसे लिए, और उसे ब्याज कितना मिलता है? ₹2844। और किस पे इन्वेस्ट करता है? साधारण ब्याज पर। तो आपको पता है कि जो हमें ब्याज मिलता है साधारण ब्याज पे, वो सिर्फ किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है, मूलधन पे। अगर वो एक साल में 24% प्राप्त करता है तो वो 3 साल में कितना प्राप्त करेगा? 24×9 = 72%। ठीक, प्रिंसिपल का 72%, जो कि मिला कितना है इसको? ₹2844। ठीक, तो अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूले में भी रख सकते हैं भाई। SI बराबर क्या होता है? PRT/100। तो ये कितना है? 2844। अब P का मान कितना है? Y है। R का मान कितना है? 24% है। और टाइम कितना है? 3 साल है। 100 हमने क्या कहा था? वाई का 24×9 = 72% ही तो कहा था। परसेंटेज कहता है तो 100 नीचे आ गया, बात तो वही हुई। तो अब काट लेते हैं, यहाँ कितना करेगा? 3×9 = 27, 3×4 = 12, 3×8 = 24, 12×2 = 24, 12×7 = 84, 12×9 = 108। तो यहाँ पे वाई का मान कितना आ जाएगा? ये इधर गुणा हो जाएगा कितना? इसको 7900/2 कर सकते हैं। अब 2 से भाग दिया तो कितना आएगा? 2×3 = 6। कितना हो गया? 19 हो गया। 2×2 = 18, 2×5 = 10, 3950 आ गया वाई का मान। ये क्या था हमारा? अब सीआई के लिए देख लेते हैं। सीआई के लिए क्या है? अब प्रिंसिपल हमारी कितनी है यहाँ पे? वाई प्लस कितना? 750। तो वाई का मान रख दिया कितना? 3950 प्लस 750। तो ये कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि 4700 हो गया। प्रिंसिपल हमारी कितनी हो गई? 4700। अब बोल रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, 700 वाई प्लस ₹700 का निवेश किया तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो आप चाहो तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 का फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे क्या है कि टाइम लगेगा, आएगा तो आंसर उससे भी। तो आप यहाँ पे क्या करो, रेशियो मेथड लगा लो। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो जाहिर सी बात है आप बता सकते हैं कि प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो क्या होगा, टाइम पता है तो क्या है कि 10% से क्या होगी? 10 से 11 हो जाएगी। क्या आपको पता है ना कि 10% का मान कितना होता है? 1/10।
अगर हमारी प्रिंसिपल 10 है तो एक साल में 10% बढ़ करके मतलब एक बढ़ करके कितनी हो जाएगी अमाउंट? 11। फिर दूसरे साल भी कितनी होगी? 10 से 11। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा? 100। यहाँ अमाउंट कितना आ गया? 121। तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज कितना मिला? प्रिंसिपल हमारा इतना था, अमाउंट इतना हो गया 2 साल बाद, तो ब्याज कितना मिल गया? इंटरेस्ट 21 मिल गया। और भी कितने पे? 100 पे। 100 पे 21 मिल गया। तो आप बताओ 4700 पे कितना मिलेगा? तो 4700 का गुणा कर दिया। अरे भाई ऐसे ही से देख लो सीधा सीधा कि 100 यूनिट पे कितना मिला? 21 यूनिट का ब्याज मिला। ठीक, अगर 100 रुपये रहा होता तो 21 रुपये ब्याज मिलता। मान लो 100 रुपये था तो 21 रुपये ब्याज मिला। अगर 1 रुपये रहा होता तो कितना? 21/100 रुपये ब्याज मिलता। अगर 4700 है तो क्या करोगे? 4700 है तो क्या करोगे? 21/100 उड़ते कितना? 4700। तो यही तो हमने किया है। ठीक, यही तो हमने यहाँ किया है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये गुणा कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा? 47 दुना कितना? 47 दुना 94, 940 प्लस 47 एक का 47। तो ये क्या हो गया? 987 हुआ। कितना ब्याज मिलेगा हमें? 987 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा? ये बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो। मेरा यही मानना है कि आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रुक कहाँ रहे हैं, आपसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। उसके लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। क्योंकि भाई जब तक आप गलती नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, और कितना तेज आप कर सकते हो वो तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। देखने से ये कहिए कि अगर आपकी स्पीड बढ़ जाए तो नहीं बढ़ेगी। उसके लिए आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा साथ के साथ। ठीक, तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है पिछले 8 वर्ष में विभूति की आयु में 25% की वृद्धि हुई, जबकि अपूर्वा की आयु में 40% की वृद्धि हुई। तो विभूति और अपूर्वा की बीच की आयु का अंतर बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम पिछले जो 8 साल पहले है उसको इनिशियल मान लेते हैं, उसको आई से डिनोट कर देते हैं, और अभी जो है वो उसको फाइनल मान लेते हैं। ठीक, बात हो रही है किसकी? विभूति की एंड अपूर्वा की। विभूति को बी लिख दिया, अपूर्वा को ए लिख दिया। ठीक है, कह रहा है कि विभूति की आयु में 25% की वृद्धि हुई। तो 25% का मान आप जानते हैं कितना होता है? कितना होता है? 1/4। तो अगर विभूति की आयु इनिशियल मतलब पहले 4 थी तो 25% बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 25% मतलब 1 बढ़ गई, मतलब अब कितनी हो जाएगी? फाइनल में 5 हो जाएगी। अब बात हो रही है किसकी? अपूर्वा की। तो उसकी कह रहा है 40%। तो 40% का मान कितना होता है? 2/5। अगर उसकी इनिशियल में कितनी थी? 5 थी, तो फाइनल में कितनी हो जाएगी? 40% बढ़ गई, मतलब कितनी हो जाएगी? अब ये 5 बढ़ करके 2 मतलब 7 हो जाएगी। तो इनिशियल में अगर 5 थी तो 40% बढ़ के अब कितनी हो गई? 7 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे ये देखिए कि आप बताइए कि 8 साल विभूति की आयु अगर इनिशियल से फाइनल तक पहुंची है तो कितना? 8 साल बढ़ा है। और किसकी? अपूर्वा की भी तो 8 साल बढ़ा है, दोनों ने 8 साल बढ़ा है, ऐसा तो है नहीं। तो इनके बीच का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए
तो इनके बीच का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। भैया 8 साल तो दोनों पढ़े हैं, 8 साल पहले इनके बीच का एज डिफरेंस जो था वो था, लेकिन अगर ये 8 साल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो 8 साल यहाँ से यहाँ भी तो पहुँचा होगा। मान लीजिए अगर इसकी एज किसकी, विभूति की पहले 5 रही होती और 8 साल की बात करता तो 8 साल बाद 13 होता। अगर इसकी एज मान लेते हैं कुछ भी रही होती, 6 साल रही होती, तो 8 साल बाद क्या होता, ये भी कितना 8 से 14 होता। तो ये देखा जाए तो 8 साल तो दोनों बढ़ रहे हैं ना, 8 साल ये भी बढ़ रहा है, 8 साल ये भी बढ़ा, तो इनकी भी एज की भी डिफरेंस क्या होगी, जो इनकी जो डिफरेंस होगी इनिशियल एंड फाइनल के बीच की, वो 8 साल है। ठीक, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। भाई अलग अलग तो हो नहीं सकते ना भाई, टाइम तो एक ही बढ़ रहा है ना, 8 साल। तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इधर गुणा करना पड़ेगा, तो ये यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। तो अब ये कितना हो गया हमारा, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अब हमारा कितना आ गया इनिशियल एंड फाइनल का, इनिशियल एंड फाइनल का कितना आ गया, 8 और 10 का रेशियो आ गया, किसकी, विभूति की एंड अपूर्वा की। यहाँ पे कितना है, 5 एंड 7। अब देखिए 8 से 2 10, 5 से 2 7, तो यहाँ पे भी अब 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है। तो एक बात बताइए, 2 बढ़ रहा है लेकिन टाइम कितना बढ़ रहा है, 8 साल। 2 यूनिट बढ़ रहा है लेकिन टाइम कितना बढ़ रहा है, 8 साल। तो 2 यूनिट का मान 8 साल, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। अब 1 यूनिट का मान 4 साल, तो अब चाहे जिसका निकाल लीजिए, चाहे 8 फाइनल का निकाल लीजिए, चाहे इसका निकाल लीजिए, तो आप कहीं से भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 4 हो गया, तो कितना होगा इसका, आप कितना, 40 10 यूनिट का मान 40 और 7 यूनिट का मान 28, चाहे यहाँ निकाल लीजिए, चाहे 8 चौका 32 साल यहाँ हो जाएगा। यहाँ कितना, 4 पंचे 20। तो आप एज डिफरेंस तो बराबर ही होगा ना भाई। देखो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 12 साल का एज डिफरेंस, यहाँ पे भी 12 साल का ही एज डिफरेंस, क्योंकि टाइम जो बढ़ रहा है वो तो दोनों का, मैंने बताया ना, दोनों का टाइम, अगर 8 साल ये भी बढ़ रहा है तो 8 साल ये भी बढ़ रहा है, तो जो पहले एज डिफरेंस रहा होगा वही तो बाद में रहेगा। तो एज डिफरेंस कितनी आ गई इनकी, 12 साल। तो कौन सा हमारा सही है, ये वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, जितनी प्रॉपरली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आइए, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं 2 मेथड आपको बताता हूँ, एक प्रॉपर बेसिक से, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि ये आंसर आया कहाँ से, और दूसरा मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर बेसिक से देख लेते हैं, प्रॉपर बेसिक से देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है विक्रांत की आय में 12% की वृद्धि हुई तथा आयकर की दर में 25% से घटकर 30% हो गई। यदि दोनों मामलों में आय का 30% कर मुफ्त है तथा उसके द्वारा भुगतान किया गया कर भी दोनों मामलों में समान है, तो उसकी वर्तमान आय कितनी होगी। ठीक है, उसकी वर्तमान इनकम पूछ रही है, मतलब 1200 बढ़ने के बाद उसकी इनकम पूछ रही है। तो चलिए मान लेते हैं, माना पहले जो उनकी इसकी इनकम थी, पहले इनकम जो थी वो कितनी थी, हमने मान लिया कि 100x थी। ठीक, तो कर मुफ्त आय कितनी होगी, कर मुक्त आय कितनी होगी, कर मुक्त इनकम कितनी होगी भाई। उसने बोला है ना कि दोनों मामलों में 30% की छूट दी जाती है, तो 100x का 30% कितना होगा, तो कितने पे
कर मुक्त आय कितनी होगी भाई, 30% की छूट दे रहा है तो लगेगा कितने पे, 70% पे। तो 70% पे, तो इसका 70% कितना होगा भाई, 70/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70x। अब कह रहा है कि पहले जो आयकर की दर थी वो 25% थी। तो आप बताइए टैक्स कितना लग रहा है, पहले टैक्स कितना लगता था। तो बोला क्या कि जो आयकर मुक्त है उस पे 25% का टैक्स। तो 70x पे आप बताओ 25% का टैक्स लग रहा है। तो 70x का 25% कितना होगा, 70x 25% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 4, 4 × 28, 4 × 5 = 20। तो ये कितना हो जाएगा, 17x। पहले जो टैक्स लगता था वो कितना लगता था, टैक्स मतलब कर, ठीक, वो लगता था कितना, 17x। अब बाद की स्थिति आ जाते हैं, बाद में अब 1200 रुपये बढ़ने के बाद, 1200 रुपये वृद्धि के बाद, तो आप बताइए कि अब 1200 रुपये वृद्धि कर दिया तो अब इनकम उसकी कितनी हो गई, अब उसकी इनकम कितनी हो गई, बाद में इनकम कितनी हो गई, पहले 100x थी, अब 1200 बढ़ गई इसकी इनकम, तो कितनी हो गई, 100x + 1200। अब कर मुक्त आय कितनी होगी, कर मुक्त इनकम कितनी होगी भाई, अब कर मुक्त आय कितनी होगी। अब बोला है ना कि दोनों मामलों में 30% की छूट दी जाती है, तो अब इस पे भी क्या लगेगा, 30% छूट दे दिया तो 70% पर टैक्स लगेगा। तो इसका 70% कितना होगा, 100x + 1200 का 70% कितना होगा, 70%। तो जाहिर सी बात है हमने निकाला कितना, 100x का 70% मतलब 70x, जाहिर सी बात है। और इसका 1200 का 70% कितना होगा, भाई 1200 गुणित 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 × 7 = 84, मतलब 840 रुपये आ जाएगा। इतने पे टैक्स लगेगा। तो टैक्स कितना लगेगा, अब बाद में टैक्स कितना हो गया, टैक्स कितना लगेगा, टैक्स कितना लगेगा इस पे, तो 70x + 840 पे टैक्स कितना लगेगा, कितना बोला है कि कितना लगेगा, 20% लगेगा। कितना लगेगा, 20%। जो 70% आय होगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, 20% का टैक्स लगेगा। तो हमने क्या किया, 20% टैक्स लगा दिया। तो अब आगे आएगा कितना, बाद वाला टैक्स, बाद वाला टैक्स आ कितना गया, इसका 20% निकालेंगे तो कितना होता है, 1/5। तो 1/5 का जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या होता है, 14×5 = 70, तो यहाँ 14x आ जाएगा। और 840 में 5 से भाग दिया तो कितना, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30 और 5 × 8 = 40, 168 आया। बाद का टैक्स ये हो गया और पहले का टैक्स कितना था, ये था। तो एक चीज उसने बोला है कि उनके द्वारा भुगतान किया गया कर भी दोनों मामलों में क्या है, टैक्स जो है दोनों मामलों में समान है। तो पहले मैं टैक्स कितना पेयर करता था, 17.5x, अब कितना करता हूँ, 14 + 168। तो दोनों क्या है, टैक्स 1, टैक्स पहले और बाद वाला क्या है, बराबर है, बराबर है, क्योंकि उसने बोला है भाई ऐसा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाला कितना था, 17.5x, और बाद वाला कितना है, 14x + 168। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.5x बराबर कितना, 168। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, तो 1680। ये क्या हो जाएगा, 35, 35 से भाग दे दिया, इस तरफ आ जाएगा, तो ये कितना हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 240, 7 × 5 = 35 यहाँ। और कितना है यहाँ पे, 5 चौका 20, 5 × 8 = 40। एक्स का मान कितना आ गया, 4800, सॉरी 48 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 48 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, उसकी वर्तमान आय। तो वर्तमान आय की वो कौन सी आय थी हमारी, बाद वाली आय थी, कितनी थी, तो वर्तमान आय हमारी कितनी है, जो बढ़ी हुई आय है वही तो हमारी वर्तमान आय है।
तो ये कितनी हो गई, x का मान पता है तो 100x, भाई 100x प्लस 1200 ही तो थी, तो 100x का मान रखेंगे तो 4800 हो जाएगा, प्लस 1200 बराबर कितना हो गया, 6000। तो आपसे अगर पहले की भी पूछता तब भी आप बता सकते थे, बाद वाली पूछा तब भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे अब कौन सा आंसर हमारा सही हो गया, ये। तो ये हमारा प्रॉपर बेसिक मेथड था जो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा कि जो मैंने प्रॉपर बेसिक मेथड से बताया है। तो ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं, अब शॉर्ट मेथड देखते हैं। तो शॉर्ट मेथड हमारा क्या है, ये क्या है, ये शॉर्ट मेथड हमारा ये है। ठीक, तो कह रहा है विक्रांत की आय में 12% की वृद्धि हुई तथा आय कर की दर में 25% की घटकर 20% हो गई। यदि दोनों मामलों में आय का 30% कर मुफ्त है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कर भी दोनों मामलों में समान है, तो उसकी वर्तमान आय कितनी होगी। ठीक है, तो आप बताइए कि हम मान लेते हैं कि टैक्स 1 एंड टैक्स 2, दो टैक्स हैं। तो आप बताइए कि वो बोला है कितने पे, हम मान लेते हैं इनकम हमारी इसमें 1 है, इसमें 2 है, इनकम 1 एंड 2 मान लिया हमने। ठीक है, कह रहा है कि इनकम पे जो है वो 30% दोनों में मुफ्त है, तो अब टैक्स कितने पे लगेगा, 70% पे लगेगा। ठीक है, टैक्स कितने पे लगेगा, 70% पे। यहाँ भी कितने पे लगेगा, 70%, क्योंकि 30% मुफ्त है ना। मैंने अभी आपको समझाया ना कि अगर इनकम हमारी कुछ है तो उस पर 30% मुफ्त कर दिया, तो मतलब इनकम की 70% पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इनकम का 70% इनकम, अगर जैसे मान लीजिए हम किसी का निकालते हैं, अगर आपको हम बोलते हैं कि 120 का कितना निकालना है, 25% बताइए, तो आप क्या करोगे, 120 गुणित कितना करते हो, 1/4, मतलब बोलोगे ना 30। तो यही तो हमने यहाँ पे भी लिखा है, इनकम हमारी हमें पता नहीं है तो हमने लिख दिया ना, I1 लिखा है, I2 माना है, तो इसका 70%, मतलब 30% तो नहीं लगेगा टैक्स, अब 30-70% जो बचा उस पर लगेगा। ये हमारी क्या आ गई, इनकम की 70% आ गई कि नहीं आ गई। अब इस पे बोला है कि 25% टैक्स लगता था पहले, तो इसका 25% कितना होगा, सीधा सीधा 25 से गुणा कर दिया। और यहाँ पे अब बाद में टैक्स कितना लगता है, इसका 20%, इसके इनकम का 20% टैक्स लगा दिया। अब बोला है कि दोनों टैक्स आपस में बराबर हैं, तो हमने क्या किया, दोनों को आपस में बराबर कर दिया। तो I1 गुणित 70% गुणित 25%, टैक्स 1 बराबर टैक्स 2, क्योंकि इसने बोला है भाई ऐसा। तो I2 70% एंड 25%। तो अब परसेंटेज तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी परसेंटेज है, तो ये दोनों तरफ परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 है, सॉरी यहाँ पे 20 है ना, तो यहाँ पे 20 है, तो 70 यहाँ पे भी है, 70 यहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो I1 25% का मान कितना होता है, 25% का मान कितना होता है, 1/4। और नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज आपने काट दिया, चलिए मान लिया परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, तो I गुणित 25 बचा यहाँ बराबर कितना, I2 गुणित 20, तो काट दीजिए, 5 बचे 25, 5 चौका 20, और I1 अपान I2 निकालना हुआ, तो I1 अपान I2 बराबर कितना, I1 इधर है तो I2 इधर आ गया, 5 कहाँ चला गया, इस तरफ, तो 4/5 आया कि नहीं आया। I1/I2 का मान कितना आ गया, 4:5। अब यहाँ पे देख लीजिए कि I1 रेशियो I2 का मान कितना आ गया, 4:5। तो एक बात अब शुरू में देख लीजिए कि विक्रांत की आय में 12% की वृद्धि हुई, तो पहले कितनी थी उसकी, 4 थी, बाद में 5 हो गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 यूनिट की वृद्धि हुई, लेकिन वो बोल क्या रहा है, 1200 रुपये की वृद्धि हुई। 1 यूनिट का मान कितना, 1200 रुपये। तो अब किसकी पूछ रहा है, बाद वाले की, तो 12×5 = 60, 6000 रुपये आया। अब पहले की पूछता तो कितना, 3900। जैसा कि मैंने बेसिक में भी बताया, तो हमारा आंसर कौन सा है, वर्तमान मतलब बाद वाली जो बढ़ने के बाद है वही क्या है, 6000। आ गई कि नहीं आ गई। तो ये चीज़ें जितनी इसमें भी मैंने लिखी है उसमें भी आप सॉर्ट कर सकते हो, ये आपको भी पता है। ठीक है, कि 70% लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 70% उसका 70% उसका कट जाएगा।
बस 25% और 20% का रेशियो निकाल लेना I1 I2 का। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे पढ़िए खुद से, सॉल्व कीजिए खुद से। देखने से काम तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैंने जब जो ठान रखी है आपकी सिलेक्शन के लिए, तो आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं कर रहा हूँ उतना आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक। मैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। कह रहा है 4 साल पहले राजेश और संजय की आयु का अनुपात कितना था? 5 और 9। तो राजेश को हमने क्या मान लिया? R, और संजय को क्या मान लिया? S। तो बोल रहा है कि 5 और 9 का अनुपात था। कितने साल पहले? 4 साल पहले, तो -4। और 4 साल बाद अनुपात जो है 9:13 हो गया। कितना हो गया? 9:13 का रेशियो हो गया। कितने साल बाद? कितने साल बाद बोला है? 4 साल बाद, तो प्लस का 4 हो गया। प्रेजेंट एज से 4 साल पहले, प्रेजेंट एज से 4 साल बाद, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5-9 और 9:13 का अनुपात हो गया। तो आप एक बात बताइए, इनका बीच का कितना बढ़ गया? के बीच कितना? 4 यूनिट बढ़ा। यहाँ भी कितना? 4 यूनिट बढ़ा। यहाँ भी 4 यूनिट बढ़ा। यहाँ भी 4 यूनिट बढ़ा। तो ये 4 यूनिट, लेकिन बढ़ा कितना? 8 साल। भाई प्रेजेंट एज से 4 साल पहले था तो 4 साल, फिर प्रेजेंट एज के बाद 4 साल आया तो कितना? 8 साल बढ़ गया। मतलब 4 यूनिट का मान कितना? 8 ईयर हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2 ईयर। अब 1 यूनिट का मान 2 साल, तो 9 यूनिट का मान कितना? 18 साल। 5 यूनिट का मान कितना? 10 साल। कितना? 10 साल, ठीक। तो अब बताइए कि ये क्या है? 4 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी? R&S की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 4 साल पहले ये कितना था? 15। तो प्रेजेंट एज में कितनी रही होगी? 14 साल। भाई 4 साल पहले तो 10 था, तो 14 रही होगी। अब यहाँ पे यस की कितनी थी? 18, तो 22 होगी। अब पूछ क्या रहा है? 6 साल बाद राजेश और 8 साल बाद संजय। तो 6 साल बाद राजेश की आयु कितनी होगी? 20। और 8 साल बाद संजय की आयु कितनी हो जाएगी? 30। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल लिया। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 2:3 का रेशियो आ गया। तो ये क्वेश्चन का बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड तो नहीं था, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। बशर्ते आप इसको सॉल्व तो कीजिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक पानी की टंकी में P एक इनलेट पाइप है, जबकि Q और R आउटलेट पाइप है। P 15 लीटर प्रति घंटा की दर से टंकी भरता है, जबकि QR जो है 5 लीटर और 6 लीटर प्रति घंटा की दर से टंकी खाली करते हैं। यदि तीनों पाइपों के एक साथ खोल दिया जाए तो 49 घंटे में टंकी भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या होगी? तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोल रहा है कि P, Q एंड R। तो P इनलेट है, तो हम क्या करते हैं? अगर भर रहा है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? प्लस मान लेते हैं, ठीक। और ये 15 लीटर कितना भर रहा है? 15 लीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है। और Q की बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अगर भरने वाले को हमने प्लस माना तो खाली करने वाले को हम क्या मानेंगे? माइनस मानेंगे।
क्योंकि एक भर रहा है तो एक खाली कर रहा है, तो चिन्ह क्या विपरीत मान लिया हमने। तो यहाँ भी आर भी खाली कर रहा है, तो ये लीटर प्रति घंटा की बात हो रही है। क्या प्रति घंटा की बात हो रही है? ठीक। तो एक बात बताइए कि ये दिया क्या है, 15, 5, 6 दिया क्या है? ये हमारी इफिशियंसी है भाई। अब इफिशियंसी कैसे है आप ये पूछ रहे होंगे। तो हम जब भी कुछ निकालते थे तो हम क्या निकालते थे कि पर घंटे में किया गया कार्य या पर मिनट में भरा गया पानी, यही तो हम निकालते थे भाई। यही तो होता है हमारा वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो वर्क हमारा क्या है, अगर भर रहे हैं तो क्या है, अगर इफिशियंसी हम निकालें तो क्या होता था, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी हम क्या करते थे कि इतना कार्य किया पर घंटे, या इतना पानी भरा, इतना लीटर पानी भरा पर घंटे, यही तो होता है हमारी क्या है, इफिशियंसी। तो ये हमारी क्या है, सारी की सारी इफिशियंसी है भाई। क्या है, इफिशियंसी है। अब बोल रहा है कि तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए। अब आगे बोल रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो पी भी चालू हो गया, क्यू भी चालू हो गया, प्लस आर भी चालू हो गया। तो अब देखा जाए तो 15 ये भर रहा है, 5 ये खाली कर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है। ठीक, एक घंटे में अगर देखा जाए तो कितना भरेगा, 15 में से 5 गया 10, और 10 में से 6 गया कितना, 4 घंटे, प्लस का 4, 4 लीटर प्रति घंटे सिर्फ ये भर रहा है। अगर देखा जाए तो प्रति घंटे कितना भर रहा है, 4 लीटर प्रति घंटे भर रहा है। तो बोल रहा है कि 49 घंटे में कितना भरेगी। अगर 4 लीटर प्रति घंटे भर रहा है तो ये क्या है, इफिशियंसी ये भी है, तीनों की मिला के इफिशियंसी है। तीनों की एक साथ की इफिशियंसी कितनी है, 4 लीटर। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो वही क्या होगी हमारी टंकी की क्षमता होगी ना भाई। जो टोटल वर्क मतलब टंकी भरना ही क्या है, टंकी की क्षमता। तो ये क्या है हमारी इफिशियंसी कितनी है, 4, और गुणित टाइम कितना है, 49। तो 49 दूना 98, 98 दूना 196, कितनी है, 196 लीटर। तो कौन सा हमारा सही है, ये सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन, बहुत हार्ड तो था नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप सॉल्व तो कीजिए। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है अमिताभ के पास 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 3 और 4 और 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 23 रुपए है तो बताइए कि यदि वह 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को दुगना कर दें और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या को आधा कर दें और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को यथावत रहने दें, तो उनसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन से सिक्के हैं, 50 पैसे के और 10 पैसे के और 5 पैसे के। ये क्या है, इनके कॉइन के रेशियो है। तो रेशियो किसका है, कॉइन का। कितना है, 3, 4 और 8 का रेशियो। तो हमने मान लिया कि इनके पास कितना, 3x कॉइन है, इनके पास 4x कॉइन है, इनके पास 8x कॉइन है, ठीक है। तो अगर रुपए में चाहिए तो कितना होगा, अगर रुपीज़ में चाहिए भाई, क्योंकि ये जो हमारा दिया है ये रुपए में है, क्योंकि कुल राशि जो है दिए रखी है वो रुपए में। यहाँ ये रेशियो कॉइन में दिया है, तो हमको रेशियो को भी क्या चेंज करना पड़ेगा, रुपए में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं किसको कितना रुपए मिला है। 50 पैसे के कितने रुपए हैं, 10 पैसे के सिक्के के कितने रुपए हैं और 5 पैसे के सिक्के के कितने रुपए हैं, तभी हम बता सकते हैं। क्योंकि रेशियो अलग है, यहाँ कॉइन का रेशियो है, यहाँ रुपए में दिया है। तो हम क्या करते हैं कि अगर आप बताइए कि 50 पैसे के 3x कॉइन हो तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा। अगर एक कॉइन होता तो आप क्या कहते, 50 पैसा है, 2 कॉइन होता तो 100 पैसा, 3 कॉइन है तो कितना कहेंगे, 150 पैसा। तो 3x है तो कितना होगा, 150x हो जाएगा ये।
तो अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा। ये अगर 10 पैसे के 4x सिक्के हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 पैसा हो जाएगा। अरे भाई 10 पैसे के 4 सिक्के हैं, सोच लीजिए 10 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना पैसा हो गया, 40 पैसा हो गया, तो 40x हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई 5 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 40 पैसे हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। 5 पैसे का एक सिक्का है तो टोटल 8 सिक्के हैं तो कितना पैसा हो जाएगा, 40 सिक्के पैसे हो जाएंगे। तो x है तो 40x। ये क्या है, हमारे पैसे में है सारे। अगर मैं रुपए में चेंज करना चाहूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 100 से भाग देना पड़ेगा रुपए में चेंज करने के लिए। तो हमने क्या किया, रुपए में चेंज कर दिया। तो अब हमारा रुपये का रेशियो क्या आ गया, ये 100 तीनों में कॉमन है तो कोई फर्क पड़ा, पूरा भाग करने से कट जाएगा। तो नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने चेंज करने के लिए आपको बताया कि आप कहोगे कि सर ने पैसे में कन्वर्ट किया और लिख दिया रुपये में। तो ये मैंने 100 से भाग दे दिया तो आया कितना ये। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है, जीरो कॉमन है, यहाँ पे भी जीरो कॉमन है, यहाँ पे भी जीरो कॉमन है, एक्स भी कॉमन है लेकिन हम एक्स हटाएंगे नहीं। ठीक है, मैंने बताया ना, इसलिए हमने यहाँ पे माना था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते, मेरा कितना आ जाएगा 15x, और यहाँ कितना 4x, यहाँ कितना आ जाएगा 4x। ये अब क्या आ गया, रुपये में आ गया। तो देखा जाए टोटल रुपये कितना आ गया, रुपये का रेशियो आ गया भाई 15 4 19 4 23, तो 23 टोटल रुपए हैं। और वो बोला भी कितना है, 23 रुपए हैं टोटल। यहाँ पे 23x रुपए हैं, यहाँ पे बोला है कि वो टोटल जो है इनका वो 23 रुपए हैं। हमारा टोटल इतना आया है, इसका टोटल है, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का मान आ गया तो अब हम बता सकते हैं ना एग्जैक्ट कितना, ये 15 रुपए आ गया हमारा, ये 4 रुपए आ गया, ये कितना, ये भी 4 रुपए। अगर आपसे कॉइन पूछे कोई, तब अगर आपसे कोई कोई कॉइन पूछे यहाँ पे तो आप बताओगे कितना, कितना बताओगे भाई। 50 पैसे का कॉइन है 15 रुपए के, तो 1 रुपए में तो 2 ही कॉइन होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 कॉइन हो जाएगा। और 10 पैसे के कितने अगर कॉइन है 4 रुपए में पूछे तो 1 रुपए में कितने होते हैं 10 पैसे कॉइन, 10, तो 4 रुपए में कितना हो जाएगा भाई, 40 कॉइन होंगे कि नहीं होंगे भाई। 1 रुपए में 10 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 10 कॉइन होते हैं। 1 रुपए मतलब 100 पैसा ना, 100 पैसे में 10 के कितने कॉइन, 10, ठीक, तो कितना हो जाएगा 40। अब बताओ 1 रुपए में 5 पैसे के कितने कॉइन होंगे, 5 पैसे का कितना कॉइन होगा, 20 कॉइन होगा, क्योंकि 100 पैसा होता है तो 20 कॉइन होंगे 1 रुपए में। तो 4 रुपए में कितने हो जाएंगे, तो कितना होगा, 20 चौका 80 कॉइन होंगे। ठीक है, अब उसने अब आगे एक अलग कंडीशन दे दी। अब हमें पता चल गया ना कि यहाँ पे रुपए कितना है, कॉइन कितना है, सब हमें पता चल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने बोला है कि अब आते हैं कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को दुगना कर दिया जाए। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को दुगना कर दिया जाए। सेकंड कंडीशन हो गया भाई, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को क्या कर दिया, दुगना कर दिया जाए। तो दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या को आधा कर दिया जाए, तो हमने आधा कर दिया। और कह रहा है 50 पैसे की संख्या को यथावत ऐसे रहने दिया जाए, यथावत ऐसे ही रहने दिया जाए। तो अब सेकंड कंडीशन हमारा क्या आ गया, यहाँ पे कितने सिक्के हैं, 30 सिक्के हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 80 सिक्के हो गए। यहाँ पे कितने, 40 सिक्के। अब आप रुपए अगर कोई पूछे तो आप नहीं बता सकते हो यहाँ का। 30 का 30 कितना है, ये 50 पैसे के अगर 30 सिक्के हैं तो जाहिर सी बात है ये 15 रुपए हो गया। और 80 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं। तो 1 रुपए में कितना सिक्का होता है, 10 सिक्का। तो 8 रुपए में कितना सिक्का होगा, 8 ही होगा। 80 से 10 से भाग दिया तो कितना, 8। और आप बताइए कि यहाँ पे कितना, 40 है। यहाँ पे 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 40 है। तो 1 रुपए में कितने होते हैं सिक्के, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं भाई, 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं। तो अगर 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए हमारे, 2 रुपए। 1 रुपए में 20 सिक्के, तो 40 रुपए में कितने सिक्के हो गए, 2 रुपए। तो यहाँ पे भी कितना, ये 2 रुपए, ये भी रुपए, ये भी रुपए। तो ये कितना हो गया, 8 2 10, तो 25 रुपए हो गया हमारा। कितना हो गया टोटल, 25 रुपए। तो कौन सा आंसर सही है ये।
तो ये मैंने प्रॉपर आपको समझाने के लिए किया है, नहीं तो आप यहीं पे भी कर सकते थे कि 15 8 4x सॉरी यहाँ पे 30 और 40 कितना आया था, 40 और 80, यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे देखिए 15 और 4 रुपए आया था। तो जब यहाँ पे बोला कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आधी करनी है हमें, तो संख्या में आधी करेंगे तो रुपए भी तो आधा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ पे दुगना कह रहा है कि 10 पैसे की संख्या को दुगना कर दिया जाए, तो हम यहाँ का अगर 2 का गुणा कर देते हैं, देख लीजिए अगर हमारा आया क्या था रुपये के यहाँ पे 15 रुपए, 4 रुपए और 4 रुपए आया था। ये कितने का सिक्का था, 50 पैसे का, ये 10 पैसे का, ये 5 पैसे का। तो हमसे तो रुपए ही तो पूछा था, 50 पैसे वाले को बोला कि यथावत रहने देते हैं, इसका हम क्या करते हैं 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या दूना कर देते हैं। अगर सिक्कों की संख्या दूना करेंगे तो पैसा भी तो दूना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाता, 8 हो जाता। और यहाँ पे अगर 5 पैसे के सिक्के की बात हो रही थी, तो इसको आधा कर रहे हैं, अगर सिक्कों की संख्या आधा कर रहे हो तो रुपए भी तो आधे हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो 8 2 10 10 15 10 25 रुपए यहीं से आ जाता कि नहीं आ जाता। तो मैंने इतना गणित किस लिए किया, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये आया कहाँ से। ठीक, तो ये प्रैक्टिस अब जब करोगे ना आप, तो ये चीज़ें सारी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। तो बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है 3 दोस्त हैं, ऋषु, शशांक और तरुण को कुल जो है 6600 रुपए का लाभ हुआ। ऋषु और शशांक की निवेश की राशि जो है अनुपात 9:4 है। यदि उन्होंने समान समयावधि के लिए निवेश किया तो ऋषु और तरुण के लाभ के हिस्से का अनुपात शशांक और तरुण के लाभ के हिस्से से 8 और 7 का अनुपात है। तो वह तरुण का लाभ में हिस्सा कितना है। तो कौन कौन से हैं, ऋषु है, ऋषु को मैंने आर मान लिया, शशांक है, शशांक को एस मान लिया, तरुण है। तो कुल 6600 रुपए का इन्वेस्ट किया, 6600 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमने। तो छोड़ देते हैं इसको, अभी आगे चलते हैं। क्या है, ऋषु और शशांक के निवेश का अनुपात, ऋषु और शशांक के निवेश का अनुपात कितना है, 9 और 4 का है। ठीक, तो आगे कह रहा है यदि उन्होंने समान समयावधि के लिए, तो तरुण का तो दिया नहीं, हम मान लेते हैं कितना, x। हमने क्या मान लिया कि उसकी रेशियो जो है वो x है, उनका इन्वेस्टमेंट x है। कह रहा है तो समान समयावधि के लिए, ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब वो कह रहा है कि समान समयावधि के लिए, अब टाइम कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं कि सबने क्या किया, y टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, y टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, y टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो y टाइम के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, ये हमारा टाइम था। भाई टाइम समान है, कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी 1 2 3, एक एक का रेशियो भी कर सकते हो, क्यों कट ही जाएगा, जाहिर सी बात है, वाई 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 सब में कॉमन है, कट जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो कितना जाएगा हमारा, यहाँ पे 9y रेशियो 4y, यहाँ पे xy। तो y तो सब में कॉमन है ना, मैंने क्या कहा, कट जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 9 4 और x। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्या होता है कि अगर टाइम समान हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो कुछ दिया है और टाइम समान है, तो हमारा क्या आ गया, वही आ गया ना, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था वही हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो प्रॉफिट आता है वो टाइम एंड इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करने पे आता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता भाई। इसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता, कैसा नहीं कि टाइम इन्वेस्टमेंट का गुणा करके आप प्रॉफिट लेने लगो, ऐसा नहीं। उसी रेशियो में हम 2 या 3 4 जो भी लोग होंगे उनके बीच डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा इतना,
तो आगे बोला है कि ऋषु और तरुण के लाभ के हिस्से का अनुपात। ऋषु और तरुण का लाभ हिस्सा कितना है? ऋषु का कितना है? ऋषु का कितना है? 9। अगर हम मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, 9a मान लें, इसको 4a मान लें, और इसको कितना मान लें, xa मान लें, कि इतना इतना लाभ मिला है। तो कह रहा है ऋषु और तरुण के लाभ के हिस्से का अनुपात। ऋषु और तरुण के लाभ के हिस्से का अनुपात मतलब 9a प्लस xa, और अनुपात शशांक और तरुण का। शशांक और तरुण कौन है? ये 9 है भाई। शशांक, शशांक का कितना है? 4a है, और प्लस तरुण का कितना है? xa है। कितना अनुपात है? 8:9 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो a कॉमन है, सब में कट जाएगा भाई। एक कॉमन लिया, यहाँ भी a कॉमन लिया तो कट जाएगा, तो बचेगा तब क्या, 9x प्लस 4 प्लस x। यहाँ कितना, 8/9। गुणा कर लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9, 8/7 है, सॉरी 8/7। तो यहाँ पे कितना, 7 9 63 प्लस 7x, यहाँ कितना हो गया, ये यार 8 है, सॉरी भाई, 8 चौका 32 और प्लस कितना 8x। तो 7x को इधर लाते हैं, 32 को इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 31 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारा, 31 आ गया। तो कह रहा है तरुण का लाभ हिस्सा कितना होगा। तो हमारी प्रॉफिट की रेशियो कितनी आ गई, अब x का मान आ गया हमारा। अब प्रॉफिट की एग्जैक्ट रेशियो हमें पता चल गई, कितनी आ गई, 9, सॉरी कितना आ गया, 9, 4 और x का मान कितना है, 31। ठीक, तो अब टोटल देखा जाए तो ये कितना है हमारा, 31 4 35 9 45। कितना है ये, 31 4 35, और 35 और 9 कितना होता है, 44। तो 44 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 44 यूनिट है, और 44 यूनिट बराबर कितना है, इनको 6600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 दूना 44, 22 तिहाई 66, 300। तो एक यूनिट का मान कितना, 150 आ गया। कितना आ गया, 150। तो पूछ क्या रहा है, तरुण का लाभ हिस्सा। तरुण का कितना है, तरुण का कितना है, 31 गुणित 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 1 का 15, और 15 यहाँ 45 1, 15 1 का 15, 15 ते 45 1 46। तो कितना हो जाएगा, 4650 रुपये। कितना मिलेगा, 4650। तो इसमें से कुछ कॉमन है, कोई भी मैच करने नहीं आया तो क्या होगा हमारा, नॉन ऑफ दीज। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, सत्य आप इसको पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। ठीक, तो पहले आप करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, कह रहा है चारों दीवारों और छत को पेंट करवाने के लिए कुल लागत कितनी है, 5480 रुपये है, यदि पेंटिंग की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, और कमरे की चौड़ाई कितने है तथा लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 7 मीटर और 5 मीटर दिया है, तो कमरे की लंबाई पूछ रहा है। कोई कमरा है, मान लेते हैं हमारा कमरा कैसा है, ये हो गया, ये हमारा कमरा हो गया, ये हमारा क्या है, कमरा है। ठीक है, ये हमारा कमरा है। तो ये हमारा क्या है, छत है, ये वाला। तो ये इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक, ये हमारा छत हो गया, ये हमारा क्या हो, छत हो गया। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है,
ऊंचाई b। तो आप बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा टोटल, क्योंकि ज़मीन का तो लेना नहीं है। तो ऊपर का छत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये b है हमारा, सॉरी, ये कितना है, ऊंचाई h। ठीक, तो ये कितना होगा, छत की ये हो गई। अब सामने वाले की कितनी होगी, लंबाई गुणे ऊंचाई, तो 2 हैं, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, तो क्या होगी, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस 2। ये बगल वाले का क्या है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये भी 2 है, इस तरफ का, तो b इंटू एच। तो ये क्या होगा, टोटल क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे उसने एक चीज़ बोल रखी है कि जो है कुल लागत 5480 रुपये, तो यदि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, अगर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो अगर 5480 रुपये मिला तो कितना वर्ग मीटर होगा टोटल पेंट करने का, 5480 बटा 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 चौका 8, तो 274 मीटर स्क्वायर जो आया हमारा, ये क्या आया, इतना ही तो क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल कितना है, 274 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 20 रुपये प्रति मीटर वर्ग ले रहा है, तो टोटल 274 मीटर स्क्वायर जो हमारा क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इसी के तो बराबर होगा, क्योंकि पूरी पेंटिंग की है इसने। तो 274 मीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है हमारा, जो कि इसके बराबर है। यही घर तो पेंट कर रहा है। तो अब मान रख देते हैं, किसका मान दिया है, बी का मान दिया है और एच का मान दिया है। तो बी का मान कितना है, एल, बी का मान कितना 7 प्लस 2, एच का मान कितना दिया है 5, 5 रख दिया प्लस 2, बी का मान कितना दिया है 5, सॉरी 7, और इसका एच का 5, तो यहाँ 274 सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना 7L प्लस 5 दूनी 10L, यहाँ कितना हो जाएगा 7 पचे 35 दूना 70, बराबर कितना 274। तो 70 इस तरफ आएगा और ये कितना हो जाएगा 17L, और 70 इधर आया तो कितना 204। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 17 एक का 17 बचा 3, 17 दूना 34, तो एल का मान कितना आ गया हमारा 12। एल का मान कितना आ गया 12, जो कि हमसे पूछ भी रहा था कि एल मतलब लंबाई कितनी होगी, जो कि 12 आ गई। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैं शुरू में मैंने आपको हार्ड बताए हैं, तो इस हिसाब से ये काफ़ी सिंपल है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक नाव 20 मिनट में धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है कि 7 किलोमीटर जाता है, यदि धारा की गति 6 किमी प्रति घंटा है, तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने में कितना 20 मिनट लगता है, तो स्पीड हम बता सकते हैं कि नहीं। आप ये डाउन स्ट्रीम कितनी स्पीड, धारा की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो कितना है 7 किलोमीटर जा रहा है, कितने मिनट में 20 मिनट में जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, किलोमीटर में जा रहा है या 20 मिनट में, तो हम इसको घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे दिया, तो क्या होगा 20 के 60, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जा रहा है। तो आप बताइए कि VDS बराबर क्या होता है, वी डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बोट की चाल प्लस करंट की चाल, बराबर क्या है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे उसने बोल रखा है कि करंट की चाल 6 किमी प्रति घंटा है, सी का मान दे रखा है 6 किमी, तो प्लस 6 बराबर 21, तो बी का मान कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे उसने बोला है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में, तो वी अप स्ट्रीम पूछ रहा है, तो वी अप स्ट्रीम निकाल नहीं सकते हम, यहाँ से कितना होगा बी माइनस सी होता है। तो बी का मान कितना 15, सी का मान 6, तो यहाँ कितना हो गया 9 6 15, 9 किमी प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि 36 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टी जो है अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर जाने में स्पीड कितनी हो गई, भाग दे देते हैं स्पीड से,
कितना 9, 9 चौका 36 किमी प्रति घंटा। भाई क्या होता है, टी अप स्ट्रीम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन कितना, वी अप स्ट्रीम ही तो होता है, यही तो रखा हमने। तो कितना आ गया, 4 घंटा आ गया। सॉरी, यहाँ 4 घंटा टाइम है, तो 4 घंटा आ गया। ठीक, तो कौन सा हमारा सही है, बी वाला। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, नहीं था भाई, बहुत सिंपल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार के पास 2 वस्तुएं हैं जिनका लागत मूल्य समान है। पहली वस्तु को जो है 16% हानि पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी को 15%, सॉरी, दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 1209 रुपये अधिक है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। यदि दोनों वस्तु पर कुल 15% का लाभ हुआ तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 वस्तु कौन कौन सी है, एक मान लिया ये, दूसरी ये। तो CP एंड SP बोल रहा है ना कि 16% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 16% का मान कितना होता है भाई, चेंज करोगे इसको फ्रैक्शन में तो 16/100 लिखो। तो ये 4 चौका 16, 25 चौका, तो कितना आएगा 4/25। तो अगर उसकी CP जो थी वो 25 थी, तो 16% के लॉस पर मतलब कितने पे बेच रहा होगा, SP हमारी कितनी आएगी 21। जहाँ CP अगर 25 है तो SP कितनी होगी हमारी 21। रेशियो मिल गया हमें। ये किसकी थी, 1 की थी, ये 2 हो गया हमारा, CP एंड SP 2। तो बोल रहा है कि जो है जबकि दूसरी वस्तु को वह पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 1209 रुपये में अधिक में बेचता है। तो हम मान लेते हैं अगर इसकी 25x मान लिया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी है 21x होगी। तो कह रहा है 1209 रुपये अधिक में बेचता है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 21x प्लस कितना 1209। भाई 1209 रुपये में अधिक बेच दिया है, आपने बोल दिया। और बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो इनकी बोला था ना शुरू में, इनकी लागत मूल्य क्या है वो समान है। तो अगर यहाँ 25x है तो यहाँ भी कितना होगा 25x ही होगा। होगा कि नहीं होगा। अब बोल रहा है यदि दोनों वस्तुओं पर कुल 15% का लाभ हुआ तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो आप बताइए कि 15% लाभ, तो हम यहाँ पे लाभ परसेंटेज निकाल सकते हैं, 15% दिया तो यहाँ पे भी हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने का -4x का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और यहाँ पे लाभ बोल रहा है, तो क्या करेंगे SP माइनस क्या करेंगे CP। तो अगर 21x प्लस 1209 करेंगे -25, तो क्या इतना आएगा 1209 -4x, क्योंकि प्रॉफिट बोला है ना, तो प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का हो गया, प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस माइन कॉस्ट प्राइस। तो यही तो हमने यहाँ किया है, प्रॉफिट बराबर। तो अब देख लेते हैं टोटल जो हमारा प्रॉफिट हुआ यहाँ कितना, ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो करते हैं। तो यहाँ कितना दिया है 15% दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, P कितना हो गया हमारा, यहाँ -4x है और प्लस 1209 और -4x, ये हमारी टोटल क्या हो गई, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों जो भी हुआ होगा, ठीक। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 25x यहाँ, 25x यहाँ, तो कितना हो गया 50x गुणित 100। अब सॉल्व कर लेते हैं, 50 दूना 100, ठीक। अब x का गुणा इधर कर दिया तो ये कितना हो गया 15x, और ये कितना हो जाएगा 8x, 8 दूनी 16, सॉरी 16 कर दिया यहाँ, -16x प्लस कितना 1209 गुणित 2, भाई 2 का गुणा यहाँ किया 8x, 8x 16x हो गया। अब इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 31x बराबर कितना 1209 गुणित 2,
तो x का मान कितना आ जाएगा, 1209 बट्टा 9 गुणित 2/31। तो ये कितना आएगा, 3 बार जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 3 बार गया तो कितना, 93, तो 27, फिर 9 बार जाएगा। तो 39 गुणित 2 बच गया, तो 39 कितना, 78। तो x का मान कितना आ गया, 78। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 25x। तो 25 गुणित 39, तो ये कितना होगा, 4 9 6, कितना हो जाएगा ये, 78 है, सॉरी, 25 गुणित 78, तो ये कितना होगा भाई, 78, 100 कर दिया, भाग दे दिया 4 से, तो कोई फर्क, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी 4 से गुणा किया तो 100 हो गया, तो 100 का गुणा किया 78, और भाग भी 4 से दिया तो कोई फर्क कोई नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 4 1 का 4, 3 36, 4 9 36, फिर बच गया कितना, 2 4 5 6 20, ये कितना आया, 1950। 1950 हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। तो सॉल्व करने का ये भी एक ट्रिक है भाई, 25 में अगर गुणा आ जाए किसी चीज़ का भाग करने का, तो आप ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, मतलब 100 कर दो उसको, और नीचे भी 4 से भाग दे दो, तो कोई फर्क पड़ेगा कोई नहीं ना। तो 100 का गुणा किया तो 7800 हो गया, मैंने 4 से भाग दिया तो कितना आ गया, 1950 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो यार, उनका भी भला हो सके। और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।